चलिए सॉल्व करते हैं आज दक्षता अभ्यास। और इस देखिए ये चैप्टर जो कॉन्सेप्ट है, ये पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट है। इसमें हम पाइग्राफ और समांतर माध्य दोनों का सवाल को सॉल्व करेंगे। और देखिए ये जो क्वेश्चन है, जो चैप्टर्स होते हैं, ये हमारे क्लास 7 लेवल के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको बहुत हेल्पफुल होगा ये। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सॉल्व करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, देखिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोगों तक शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, बहुत मुश्किल से टाइम निकालता हूँ मैं आपको पढ़ाने के लिए, समय नहीं मिल पाता, थोड़ा सा बहुत काम है। ठीक है, देखिए हम सॉल्व करते हैं। चलिए, किसी परीक्षा में एक कक्षा में 15 शिक्षार्थी हैं, 15 छात्र हैं और पूर्णांकों 100 में से कुछ प्राप्तांक हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पर दिया गया है और उन प्राप्तांकों का समांतर माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, चलो तो मैं पहले प्रश्न लिख लेता हूँ, जो भी अंक यहाँ पर आंकड़े दिए गए हैं, फिर मैं आपको सॉल्व करता हूँ। देखिए 15 शिक्षार्थियों के पूर्णांक 100 में से प्राप्तांक क्रमशः 00, 30, 30, 20, 20, 40, 30 इस तरीके के यहाँ पर आंकड़े दिए गए हैं। और इन आंकड़ों को हमें क्या करना है, समांतर माध्य ज्ञात करना है इनका। ठीक है, तो समांतर माध्य एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ सारे मार्क्स को। ठीक है, 30, 30, 30, 20, फिर 40, 30, 50, फिर 60, 50। ठीक है, सही है। देखिए समांतर माध्य यहाँ पर हमें निकालना है, तो समांतर माध्य बराबर प्राप्तांकों का योग, प्राप्तांकों का योग बटे छात्रों की संख्या। ठीक है, तो प्राप्तांकों का योग देखिए, मैं पिक्चरी में आप एक बार मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर लेता हूँ। प्राप्तांकों का योग अलग से निकाल देता हूँ। ठीक है, तो अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम लिख सकते हैं। देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है प्राप्तांकों का योग, चाहे आप जब ज़्यादा संख्याएं दी होती हैं तो आप प्राप्तांकों का योग अलग से निकाल सकते हैं और फिर ये जो वैल्यू इसका होगा, वो जो जोड़ आएगा उसको आप लिख सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर से स्टार्ट करता हूँ ताकि ये हमारे पूरी संख्याएँ आ जाएँ। तो जब 00 कोई मतलब नहीं होता, लेकिन हमें यहाँ लिखना है। क्यों? क्योंकि जो पहला छात्र एक छात्र है जो कोई मार्क्स नहीं पाया हुआ है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर 30 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 40 प्लस 30 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 80 प्लस 70 प्लस 30। देखिए इसीलिए मैं बोल रहा था अलग से जोड़ने के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कैलकुलेट ही कर देता हूँ। देखिए आपके पास दोनों है, अगर आपके पास प्रॉपर पेज पर एक लाइन में आप लिख सकते हैं तो आप इसको लिखिए, बटे छात्रों की संख्या लिखिएगा। ठीक है, नहीं तो आप ये ऐसा करिए, यहाँ पर प्राप्तांकों का योग। ठीक है, तो यहाँ पर एक योग आप कर सकते हैं, प्राप्तांकों का योग। और अगर आप इसको जोड़ेंगे तो ये आपको टोटल मिलेगा, मैंने कैलकुलेट करके रख लिया हुआ है पहले से ही, ये आपको मिलेगा 600। ठीक है, तो ये आपको आएगा 600। तो अब यहाँ पर आप देखिए समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य बराबर ये हो जाएगा हमारा 600 बटे टोटल कितने छात्र थे, 15 थे, तो ये हो जाएगा। ठीक है, 15 चौका 60, यानी कि ये हो जाएगा 40। ठीक, तो समांतर माध्य जो है वो है 40। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए ये तरीका आप देखिए, प्राप्तांकों का योग है ये, चाहे आप इसको अलग कैलकुलेट करिए, चाहे आप इस तरीके से यहाँ पूरे योग लिख सकते हैं। ठीक है, ये प्राप्तांकों का योग। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, 10 बालिकाओं का भार दिया गया है यहाँ पर,
और इन भार जो है, इन भारों का हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो समांतर माध्य सॉल्यूशन हमारा है समांतर माध्य बराबर भारों का योग, एक मिनट, भागों का नहीं, भारों का योग ठीक है। आप इसको लिखने के लिए आप अच्छे तरीके से चाहे जैसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भारों मतलब ये जो भार हैं, बालिकाओं के भार का योग या भारों, ठीक है, मैं ऐसे लिखता हूँ थोड़ा सा अच्छा लगे, तो बालिकाओं के भार का योग, ठीक है, बटे बालिकाओं की संख्या, बालिकाओं की संख्या। ठीक है, चलिए, तो योग मैं यहाँ से लिखता हूँ 40 प्लस 42 प्लस 41 प्लस 38 प्लस 36 प्लस 35 प्लस 42 प्लस 37 प्लस 35 प्लस 35, ठीक है, बटे बालिकाओं की संख्या कितनी है 10। देखिए, अगर आप इस टोटल इसको अगर कैलकुलेट करेंगे या जोड़ेंगे तो ये आपका आएगा 381, ठीक है, बटे 10। ये हो जाएगा 10 से भाग दे देंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारा 38.1। 10 से भाग देंगे तो 38.1 आएगा। तो समांतर माध्य बराबर, ये था हमारा समांतर माध्य, ठीक है, समांतर माध्य बराबर 38.1 किसका, भारों का समांतर माध्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 50 शिक्षार्थियों का भार, ठीक है, 50 शिक्षार्थियों का भार किलोग्राम में दिया हुआ है, उनके भार का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए, भार यहाँ पर दिया हुआ है 40 किलो है, 42 किलो है, 48 किलो है, 44 किलो और 45 किलो। बारंबारता दी गई है, 40 किलो वाले 4 लोग हैं, 42 किलो वाले 12 लोग हैं, 43 किलो के 18 लोग हैं, 44 किलो के 10 लोग हैं और 45 किलो के 6 लोग हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक टेबल बनाते हैं। ये सॉल्यूशन नहीं, ये भी तो प्रश्न का पार्ट है, सॉल्यूशन अब है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे भार और बारंबारता। भार है हमारा यक्स, बारंबारता है यफ, ठीक है। तो देखते हैं, आ जाना चाहिए 40, 42, 43, 44, 45, ठीक है। यहाँ पर होगा हमारा योग और यफ जो वैल्यू है बारंबारता 4, 12, 18, 10 और 6। और तीसरा जो कॉलम बनेगा वो होगा यफ इंटू यक्स, ठीक है, यफ इंटू यक्स, इन दोनों का गुणनफल होगा ये। तो दोनों का गुणनफल है, देखिए कितना आएगा ये गुणनफल, मैं गुणा करके लिख, ठीक है, ये मैंने मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखा हुआ है और इसका योग जो है 50 जो कि दिया गया है, और साथ में इसको अगर आप योग करेंगे तो आपका 2148 आएगा, नहीं 2148 आएगा। तो समांतर माध्य बराबर सम ऑफ एफ एक्स बटे सम ऑफ एफ, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 2148 बटे 50 और ये आ जाएगा आपका लगभग 42.96। आप इसको भाग दे के देखिएगा, आपका आंसर यही आएगा, ठीक है। तो ये था हमारा तीसरा सवाल, आप इसको भाग दे के सॉल्व करेंगे तो आपको 42.96 आपको आंसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी सेम इसी तरीके से है प्रश्न। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है
इसको भी यहाँ पर टेबलर फॉर्मेट में हमको बनाना है, तो सॉल्यूशन बना लेते हैं। पहले तो ऊंचाई x और बारंबारता। तो ऊंचाई है 142.5, 143.5, 144.5, 145.5, 146.5, 147.5। बारंबारता है 3, 5, 7, 7, 3, 2। ये होगा योग, और ये होगा हमारा f इंटू एक्स। ठीक है, तो मैं एक बार मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख लेता हूँ, और इसका जो योग आएगा 5 3 8, 8 और 7, 15 7 22, 22 और 5 27, ये हो जाएगा 27। ठीक है, इसको अच्छे से लिखते हैं, सम ऑफ एफ बराबर 27। ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई करके मैं लिख रहा हूँ अभी। देखिए, ये मैंने सिंपल यहाँ मल्टीप्लाई किया है, यक्स और एफ का मल्टीप्लाई किया है मैं सिर्फ। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इससे किया गया है, एफ एक्स का मल्टीप्लाई यहाँ लिखा गया है। चाहे यक्स एफ लिखिए, चाहे एफ एक्स लिखिए, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, एफ एक्स थोड़ा लिखने में अच्छा होता है, इसलिए हमने एफ एक्स लिया, और यही प्रैक्टिस करिए इस तरीके से लिखने का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने 142.5 में 3 का मल्टीप्लाई किया, 427.5 हमको मिला है। आप ये कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, आप प्रैक्टिस करिएगा आप अच्छे से। ठीक है, तो और इनका जो टोटल योग आएगा 3909.5 आएगा। ठीक है, तो समांतर माध्य बराबर सम ऑफ एफ एक्स बटे सम ऑफ एफ। ठीक है, तो ये है हमारा 3909.5 बटे 27, और आप इसको जब भाग देंगे तो ये आपका आंसर आएगा। मैंने कैलकुलेट कर लिया है सारे क्वेश्चन को पहले से, ताकि टाइम कम लगे। और हमारा देखिए मेन कॉन्सेप्ट है आपको बेसिक लॉजिक बताना, कैसे सॉल्व करना है, कैलकुलेशन आपको पता है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपको 144.79। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा समांतर माध्य, ये आंसर हमारा समांतर माध्य बराबर। ठीक है, समांतर माध्य। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ये पाई ग्राफ से रिलेटेड है ये। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पर कुछ अनाज का उत्पादन दिया गया है, और उत्पादन की मात्रा दी हुई है, एक रेशियो का यहाँ पर, मतलब ये जो जो आंकड़े दिए गए हैं 1,00,000 टन में एक मात्रा दी गई है, हमको इसको पाई ग्राफ में निरूपण करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, पाई ग्राफ निरूपण करने के लिए जब हमारे पास डेटा दिया गया होता है इस तरीके का, तो यहाँ पर हम त्रिज्यखंड कोण, मतलब सेक्टर कोण या फिर केंद्रीय कोण का गणना करते हैं, जिसके आधार पर हम इनके कोणों को दर्शाते हैं कि ये कितना डिग्री का होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, हम निकालते हैं इनके हम केंद्रीय कोण को। तो यहाँ पर सबसे पहला है हमारा अनाज, और यहाँ पर हो गया उत्पादन, और फिर होता है हमारा केंद्रीय कोण। ठीक है, हम 3 चीज़ें यहाँ पर लेके चल रहे हैं। हाँ, एक डेटा और लिया जा सकता है यहाँ पर, जिसका नाम है, जिसे संपूर्ण का भाग हम कहते हैं। तो आप यहाँ पर उसे भी लिख सकते हैं। संपूर्ण का भाग का मतलब होता है कि ये कितने का, टोटल का कौन सा भाग है। ठीक है, तो वो चीज़ हम केंद्रीय कोण में ही हम कैलकुलेट कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो मक्का है, और मटर, चना, गेहूँ और धान। ठीक है, तो उत्पादन है यहाँ पर 4, 4, 6, 10, 12।
ये योग हमें ज्ञात होना चाहिए, कितना है ये, 4 4 8, 8 और 6 14 हो जाएगा, 14 और 10 24, 24 और 12 24 10 34 तो 36, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 36। अब देखिए यहाँ पर हमें केंद्रीय कोण की गणना करनी है। देखिए संपूर्ण भाग जो होता है वो क्या होता है, संपूर्ण भाग में हम गुणा करते हैं 360 डिग्री का, तो वो हमें इस भाग का कितना डिग्री है ये हमें प्राप्त हो जाता है। तो अलग से अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, और नहीं तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, केंद्रीय कोण 4/36, ठीक है, 36 का ये कौन सा भाग है, 4/36 गुणे 360 डिग्री, ठीक है, ये डिग्री है 360 डिग्री, ठीक है। ये जब हम कैलकुलेट, अब ये जो हमने 4/36 लिखा है यही है संपूर्ण भाग, ठीक है। तो संपूर्ण भाग का जो गुणे 360 करेंगे तो केंद्रीय कोण प्राप्त होगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो और टाइम सही है, ये आपका टाइम बचेगा यहाँ पर, ठीक है। तो संपूर्ण भाग यही है, और अगर आपकी इच्छा लिखने का तो एक कॉलम बढ़ा के आप लिख सकते हैं, ठीक है। 4/36, और ये जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर 36 है, ये 40 डिग्री हमें मिलेगा, ठीक है, ये हो जाएगा 40 डिग्री। इसी तरीके से 4/36 गुणे 360 डिग्री, जब ये भी 4 है इसका तो ये भी आएगा कितना, 40 डिग्री आएगा, ठीक है। और 6 है तो 6/36 गुणे 360 डिग्री बराबर 36 ही हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10/36 गुणे 360 डिग्री बराबर 36 के 36, ये आ जाएगा 100 डिग्री, ठीक है। ये हो जाएगा 12/36 गुणे 360 डिग्री, ये हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। देखिए हमें केंद्रीय कोण का माप मिल गया है, ठीक है। अब इन्हीं कोणों को हमें पाई ग्राफ एक गोले के अंदर हमें इसको बनाना है। तो ये कैसे हम बनाएंगे, देखिए सब, अब यहाँ इसका योग वोग का कोई लफड़ा नहीं है, अभी जैसे हम लोग सॉल्व कर रहे थे अभी, तो यहाँ कुछ नहीं करना है, हमको पाई ग्राफ बनाना है। तो पाई ग्राफ में हमें सिर्फ केंद्रीय कोण ज्ञात होना हमारा महत्वपूर्ण होता है। केंद्रीय कोण हमें मिल गया तो हम पाई ग्राफ बना सकते हैं। अब केंद्रीय कोण ज्ञात करने के लिए हमें टोटल का कौन सा हिस्सा है ये हमें ज्ञात होना चाहिए, और 360 डिग्री से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको केंद्रीय कोण मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि संपूर्ण भाग जिसे हम बोलते हैं, संपूर्ण भाग से 360 डिग्री का हम मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमको कोण मिल जाएगा। तो संपूर्ण भाग कौन सा है, 4/36 है, ये इसका 4/36, इस चना का जो संपूर्ण भाग है वो 6/36 है, ठीक है। तो अब देखिए हम कैसे इसको बनाएंगे। देखिए ये पहले एक हम गोला बनाते हैं, आप प्रकार की सहायता से आप गोला बनाइएगा, आपका गोला अच्छा बनेगा। एक मिनट, पहले मैं गोला बना लेता हूँ थोड़ा सा अच्छे से। चलिए ठीक है, अपनी कोशिश से मैंने बनाया, फिर भी सही नहीं बना है, लेकिन आप प्रकार से जब बनाएंगे तो आपका बिल्कुल सही बनेगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम स्टार्टिंग कैसे करेंगे ये मैटर आता है कि अब हम 40 डिग्री पहला है, 40 डिग्री पहले बनाएंगे किधर से, तो यहाँ पर सबसे पहले एक त्रिज्या खींचते हैं हम। त्रिज्या देखिए हम पहले यहाँ पर एक त्रिज्या हम खींच दिए, ये है हमारी त्रिज्या, ठीक है। अब इस त्रिज्या पर हमें इन डिग्रियों को बनाते जाना, जैसे ही एक दूसरा खंड बन जाएगा वैसे ही अगला अगला अगले ऐसे बनाते जाएंगे। देखिए सबसे पहले 40 डिग्री का हमें कोण बनाना है, तो 40 डिग्री का कोण बनाने के लिए हम यहाँ पर अपना चाँदा रखेंगे, ठीक है। तो चाँदा जब इस तरीके से रखेंगे, और ये जो सेंटर है हमारा, मान लीजिए ओ है ये, ठीक है, यहाँ ओ हमें लिखना नहीं होता है, तो ये यहाँ पर जब चाँदा रखेंगे तो ये होगा 90 डिग्री, और ये 40 डिग्री लगभग आई थिंक यहाँ पर आएगा। आप चाँदी से आप जब एक्यूरेट बनाएंगे तो आपको एकदम बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर से मिला देंगे ऐसे, ठीक है। तो ये फिर चाँदा यहाँ से हटा देंगे, और ये हो जाएगा 40 डिग्री का, और 40 डिग्री में क्या है, मक्का है, तो यहाँ पर हम इसका नाम लिख देंगे। दूसरा है मटर, ये भी है 40 डिग्री, तो इसको कैसे बनाएंगे 40 डिग्री, देखिए अब हम चाँदा इस पर रखे थे ना, अब हम चाँदा इस वाली लाइन पे रखेंगे,
तो इस वाली लाइन पे जब रखेंगे तो इसके भी हिसाब से हमारा जो प्रकार बन ज़्यादा रखेंगे तो ये भी 90 डिग्री का यहाँ बनेगा, तो इसके हिसाब से भी लगभग यहाँ पर आना चाहिए ये। तो हम इसको भी इसी तरीके से हम मिला देंगे, ये भी हो जाएगा हमारा 40 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा मटर। अब ये सब हटा देते हैं यहाँ से। अगला है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री के लिए अब हम चाँदा कहाँ रखेंगे, इस वाली पर रखेंगे। ऐसे ही अगले अगले करते जाएंगे, सारा हमारा कोण बनता जाएगा। ठीक है, और ये टोटल का जो योग है ना, ये 40 40 60 100 120 ये 360 डिग्री के बराबर है। और ये भी इसका केंद्रीय कोण का जो संपूर्ण माप होता है वो भी 360 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए 60 डिग्री का अब हमें कोण बनाना है। तो अब यहाँ पर मान लीजिए हमने चाँदा रखा हुआ है इसको। ठीक है, इस तरीके से हमने चाँदा रखा, और जब इसका सेंटर मिलाएंगे तो ये इस तरीके से आएगा, और ये हो जाएगा 90 डिग्री यहाँ पर। ठीक है, तो ये लगभग आएगा आपका, ये हो जाएगा 40, ये मान के चलिए आपका इस तरीके से आएगा। ठीक है, 60 डिग्री। आप प्रकार से बनाएंगे तो आपका बिल्कुल सीधा बनेगा। ठीक है, तो ये आपका थोड़ा सा ऊपर ही आएगा अभी। ठीक है, ये मान के चलिए हम फिर से हटा देते हैं, यहाँ से हमने ठीक है, इस तरीके से आपका बनेगा 60 डिग्री। और ये है चना। अगला है 100 डिग्री का गेहूं है। अब देखिए 100 डिग्री बनाने के लिए हम इस पर हम चाँदा रखेंगे यहाँ पर, और इस तरीके से बनाएंगे। ये लगभग आएगा यहाँ 90 डिग्री, और ये यहाँ पर आएगा 100 डिग्री। तो मैं इस तरीके से लिख दे रहा हूँ 100 डिग्री। ठीक है, ये है गेहूँ। ठीक है, गेहूँ। ठीक, चलिए अब है अगला 120 डिग्री। देखिए जब लास्ट जो बचेगा आपको नापने की ज़रूरत नहीं है, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो वो आपका 120 डिग्री का ही कोण आएगा। ठीक है, तो आप इसको जब नापेंगे, देखिए हमारा यहाँ पर दिखने में आपको कम लग रहा होगा, लेकिन जब आप प्रकार और चाँदे से जब बनाएंगे तो वो आपका बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा। ठीक है, ये धान हो जाएगा। ठीक है, तो लगना भी चाहिए ये 120 डिग्री का। तो मैं क्या करता हूँ, इस तरीके से बना देता हूँ। ठीक है, देखिए ये हमारा है पाई ग्राफ। आप इसको चाँदे से और प्रकार से जब बनाएंगे तो आपका बिल्कुल सही बनेगा। और ये जब लास्ट 100 डिग्री बनाएंगे तो ये ऑटोमेटिक 120 डिग्री का बनेगा। जब आप नाप के देखेंगे तो ये 120 डिग्री का ही कोण बनेगा ये। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, सेम इसी लॉजिक पर है। ठीक है, देखिए पाई ग्राफ में क्या होता है, एक चीज़ पहले, ये तो त्रिज्यखंड होते हैं। त्रिज्यखंड के जो कोण होते हैं इन्हीं को हम बोलते हैं केंद्रीय कोण। ये केंद्र पर ये जो कोण बन रहे हैं ये केंद्रीय कोण बनते हैं। और टोटल केंद्रीय कोण का जो माप होता है, संपूर्ण कोण का जिसे हम बोलते हैं, वो होता है 360 डिग्री। ठीक है, और ये जो देखिए यहाँ पर डिग्री पे दिखाया गया है, ये डेटा पर डिपेंड करता है कि डेटा कौन सी वैल्यू है। अगर पहले से बनी हुई है, हमारा पाइग्राफ दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग ये परसेंटेज भी हो सकता है। ठीक है, परसेंटेज है तो टोटल 100 चलेगा। और जो भी यूनिट होगा, डे होगा तो घंटा होगा, डे होगा तो 365 ईयर में चलेगा, और अगर घंटा है तो 24 घंटे में टोटल चलेगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन किस चीज़ से पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, एक बेकरी की दुकान है, उस पर एक बिक्री का डेटा यहाँ पर दिया गया है। इसका हमें पाई ग्राफ में निरूपण करना है। इसका केंद्रीय कोण ज्ञात करके हमको पहले निरूपण करना है। ठीक है, ब्रेड है जो है वो 320 लोगों ने पसंद किया है। मीठा बिस्कुट 120 लोगों ने पसंद किया। नमकीन जो है बिस्कुट जो है वो
160 लोगों ने पसंद किया है, पेस्ट्री जो है 80, अन्य बाकी 40 लोगों ने पसंद किया है। ठीक है, तो अब टोटल कितने हैं ये हमें, इसको हमें जोड़ना है और उन टोटल के अकॉर्डिंग हमें केंद्रीय कोण निकालना है पहले। तो अभी लास्ट क्वेश्चन की तरह पहले यहाँ पर भी हमें बना लेते हैं। पहले तो हमें वस्तु और इसका मान जो होगा, ठीक है, मान। ठीक है, जब मान रखिए चाहे इसका हमने बेचा हुआ है ना, तो ठीक है, बिक्री और संपूर्ण कोण मैं आपको इसमें निकाल देता हूँ। ठीक है, संपूर्ण भाग, ठीक है, और एक होगा केंद्रीय कोण। ठीक है, केंद्रीय कोण। ठीक है, ब्रेड बिक्री हुई है 320, मीठा बिस्कुट 120, नमकीन बिस्कुट 160, पेस्ट्री 80, अन्य है 40। ठीक है, इसका योग है, इसका योग आपका आ जाएगा, ये है टोटल 0, 7, 2, 2, 4, 10, 10 और 8, 18, 4, 22। ठीक है, फिर 2 आएगा, 2, 3, 2, 5, 2, 7। ठीक है, 720। देखिए टोटल ये है 720। अब 720 का संपूर्ण भाग कौन सा है ये हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। देखिए संपूर्ण भाग ज्ञात करने के लिए 320 बट 320 बटे 720 ये हमें यहाँ लिखना है, और ये इसका हो जाएगा 120 बटे 720 और 160 बटे 720 और ये 80 है, तो 80 बटे 720 और ये हो जाएगा 40 बटे 720। ये उसका संपूर्ण भाग होगा। ठीक है, ये मैंने इस तरीके लिखे बटे के फॉर्म में ही लिखा गया है। देखिए इसका यहाँ लिखने का अर्थ बस ये बताना है कि इसका कौन सा भाग है, लेकिन केंद्रीय कोण जब हम निकालेंगे तो फिर हम इसी को लिखेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाएगी यहाँ पर। और नहीं तो आप 2 बार यहाँ मेहनत कर सकते हैं, आप फिर कैलकुलेट करके फिर लिख सकते हैं। यहाँ पर बराबर करके आप लिखिए, इस पर कैलकुलेट करिए। ठीक है, सब तरीका सही है, अब जो भी अपनाना चाहें बराबर करके आप इसका मान भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, 320 गुणे 720 गुणे 360 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा बराबर, ये कट के हो जाएगा ये 2 बार। ठीक है, 2 बार जाएगा यहाँ पर, इसका आधा हो जाएगा 3 क्या 3 और ये हो जाएगा 3 6। ठीक है, 160 डिग्री। ठीक है, 160 डिग्री। हाँ, दूसरे का कैलकुलेट करते हैं। 120 बटे 720 गुणे 360 डिग्री बराबर, ये भी कट जाएगा 2 बार, ये आएगा 60 डिग्री। ठीक है, ये 2 हो जाएगा, कट जाएगा ये आएगा 60 डिग्री। आप इसको कैलकुलेट करिएगा, यहाँ पर भाग दे सकते हैं, ये हो जाएगा 60। चलिए 160 बटे, देखिए समझ में आ रहा होगा मैंने जो जो लिख रहा हूँ अलग अलग। ठीक है, देखिएगा 160, ये यहाँ नहीं लिखूँगा, ये यहाँ लिखता हूँ, ये 2 बार इससे कटा हुआ है। 160 720 गुणे 360 डिग्री। ठीक है, ये भी इससे डिवाइड हो जाएगा, ये 2 बार जाएगा और ये 2 कटेगा तो ये आ जाएगा 80 बार। ठीक है, तो ये हो जाएगा 80 डिग्री। अभी 80 क्या बचा हुआ है, 80 बटे 720 गुणे 360 डिग्री। ठीक है, ये भी डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 40 डिग्री, ये
ये हो जाएगा 40 डिग्री। लास्ट है 40/720 गुणे 360 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा बराबर 2, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 20 डिग्री, ठीक है। देखिए ये मैंने कैलकुलेशन कैसे किया हुआ है, थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पर बड़ा हो रहा था इसलिए मुझे इस तरह से लिखना पड़ा, ठीक है। देखिए सभी में मैंने 360 डिग्री का गुणा कर दिया है, तो 360 डिग्री के जब मैंने यहाँ पर गुणा किया है तो ये देखिए 720, ये जस्ट 360 जो है वो जस्ट डबल है, तो इससे जब भाग दिया तो ये एक बार कटा और ये 2 बार, यानी कि सभी का हमें आधा कर देना है, ठीक है। तो ये हमें केंद्रीय कोण यहाँ पर मिल गया है। अब इस केंद्रीय कोण को हमें पाई ग्राफ में निरूपित करना है, तो हमें पाई ग्राफ बनाना है। तो उससे पहले मैं गोला बना लेता हूँ। देखिए मैंने गोला यहाँ बना लिया, अब प्रकार से आप बनाइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए मुझे यहाँ पर बनाना है 160 डिग्री का कोण। देखिए 160 डिग्री कोण बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक त्रिज्या खींचेंगे और इस पर हम जब चाँदा रखेंगे इस तरीके से, ये हो जाएगा 90 और ये लगभग आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा ये 160 डिग्री, ठीक है। अब अगला है हमारा 60 डिग्री का कोण बनाना है यहाँ पर। देखिए अब आप चाहें तो ये अन्य 20 डिग्री, जैसा कि आपके किताब में देखेंगे तो आपको 20 डिग्री को यहीं पर एडजस्ट कर दिया है ये 160 डिग्री, और यहाँ पर ये 20 डिग्री को एडजस्ट कर दिया है। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो आप सीरियल से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दूसरा है ये हमारा था ब्रेड, ठीक है। अब है ये मीठा बिस्किट का दिखाना है हमको कितना, 60 डिग्री। तो यहाँ पर जब हम बनाएंगे इस पर अब हम जो चाँदा रखेंगे तो यहाँ पर 60 डिग्री जब बनाएंगे तो ये बनेगा इस तरीके से, ठीक है। ये हो जाएगा 60 डिग्री और ये हो जाएगा हमारा मीठा बिस्किट, ठीक है। अगला है 80 डिग्री का। अब हम चाँदा हम यहाँ पर रखेंगे इस वाले पे, और ये 90 डिग्री, ये भी लगभग इस तरीके से आएगा यहाँ पर, ये होगा 80 डिग्री का जो कि है नमकीन बिस्किट, ठीक है। फिर है 40 डिग्री का, और 40 डिग्री जब हम बनाएंगे यहाँ पर इस पर जब चाँदा इस तरीके से रखा जाएगा तो 90 ये होगा, ये लगभग मान के चलिए आपका इस तरीके से आएगा, ये होगा 40 डिग्री का और ये हो जाएगा 20 डिग्री का, ठीक है। ये होगा अन्य और ये होगा पेस्ट्री। आप चाँदे से बनाइए, आपका बिल्कुल सीधा सीधा बनेगा और सही सही बनेगा, एकदम एग्जैक्ट वैल्यू के साथ आपका आएगा, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके का था हमारा ये पाई ग्राफ निरूपण, और इसको थोड़ा बड़े में लिखिएगा साफ साफ, ठीक है। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर, दक्षता अभ्यास के सारे क्वेश्चन हो गए हैं। उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट इसका समझ में आ गया होगा कैसे हम बना रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अगर कोई डाउट है, कमेंट्स है, अगर आप तो क्वेश्चन है तो आप कमेंट से ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा रचनाएं, ठीक है। सॉल्व करते हैं एक एक करके, फिर देखते हैं अभी टाइम कम मिलता है, ठीक है, ठीक है। तो अभी तक देखिए अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट से ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर रचनाएं में।